हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AK एकेडमी में। आज हम लोग हिंदी में एक टॉपिक है कारक। तो कारक के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले कारक की परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य में आए हुए शब्दों के आपसी संबंधों को कारक कहते हैं। यानी कोई भी वाक्य है और उनमें जो भी शब्द आए हैं उसमें आपस में जो भी संबंध बताया जाएगा वो हमारे कारक कहलाते हैं। जैसे कि मोहन घर जाता है, तो मोहन घर जाता है, इसमें क्या है, मोहन घर जाना, यानी इन शब्दों में जो भी संबंध बताए जा रहे हैं वो कारक के द्वारा ही बताए जा रहे हैं। ठीक है, अब नोट की बात करते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है और संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। तो आपको याद रखना है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब कारक में विभक्ति चिन्ह पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे कि प्रथमा विभक्ति को कौन सा कारक कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कर्ता कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है, ने होता है। विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने। द्वितीय विभक्ति को कर्म कारक बोलते हैं, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है को। तृतीय विभक्ति को करण कारक कहते हैं, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है से के द्वारा। और चतुर्थी विभक्ति को संप्रदान कारक कहा जाता है, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है को के लिए। ओके, आगे चलते हैं। पंचमी विभक्ति, जिसका कारक होता है अपादान कारक और इसका विभक्ति चिन्ह होता है से अलग। षष्ठी विभक्ति कारक संबंध कारक होता है, विभक्ति चिन्ह का के की होता है। सप्तमी विभक्ति के बारे में बात करते हैं तो इसको अधिकरण कारक भी कहते हैं और इसका चिन्ह होता है मैं पै पर। अष्टमी विभक्ति, इसका कारक होता है संबोधन कारक और विभक्ति चिन्ह हे हो भो, है ना। इसको पहचानना बहुत ही आसान है अष्टमी विभक्ति को, क्योंकि इसमें जो भी वर्ड आएंगे उसके आगे हे के आगे जैसे ये चिन्ह लगा है, इसको संबोधन चिन्ह बोलते हैं। तो जहां भी ये चिन्ह संबोधन चिन्ह दिखाई पड़ जाए उस वाक्य में क्या होगा, संबोधन कारक होगा, यानी अष्टमी विभक्ति होगा। तो आइए इन लोगों को एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या है, इसका विभक्ति चिन्ह ने है और इसको प्रथमा विभक्ति भी बोलते हैं। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी भी वाक्य में जो कार्य बताया जाता है उसे करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। किसी भी वाक्य में जो कार्य बताया जाता है उसे करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वर्ड आया है, हम लोग पहले क्रिया देखेंगे। क्रिया क्या है हमारा, घूमना, यानी क्रिया है हमारा घूमना, और क्रिया जिसके द्वारा की जा रही है वही हमारा कर्ता होता है और वही हमारा कर्ता कारक होता है। जैसे कि किसके द्वारा घूमा जा रहा है, तो लड़के के द्वारा घूमा जा रहा है, तो लड़का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। लड़का क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। इसी तरह मीना पढ़ती है, तो किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, मीना के द्वारा, यानी क्रिया पढ़ना हो जाएगा और कर्ता हो जाएगा हमारा मीना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नोट की बात करते हैं। कर्ता कारक में उसके विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग सदैव भूतकाल में होता है। यानी कभी कभी क्या होता है कि वाक्य में विभक्ति चिन्ह हमारे छिपे हुए होते हैं, है ना। तो छिपे हुए होते हैं तो हम लोगों को हमेशा परिभाषा याद रखनी है। और कभी कभी क्या होता है, विभक्ति चिन्ह दे देता है, तो विभक्ति चिन्ह तभी देगा जब आपका वाक्य भूतकाल में हो, है ना। तो लड़के ने गेंद फेंकी, लड़के ने गेंद फेंकी, तो फेंकना क्या हो जाएगा, हमारी क्रिया हो जाएगी, और क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, लड़के के द्वारा। तो एक पहचानने का तरीका ये भी हो गया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा, यानी कर्ता द्वारा गेंद फेंकी जा रही है। और एक हमारे यहाँ पे विभक्ति चिन्ह ने लगा है, तो इसके द्वारा भी हम लोग जान सकते हैं यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे आपका कर्म कारक। कर्म कारक में क्या है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है
और इसको द्वितीया विभक्ति भी बोलते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य में क्रिया जिस स्थान को बताती है उसका फल या प्रभाव, यानी उसका फल यानी परिणाम या प्रभाव जहां पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कारक के रूप में इसे कर्म कारक कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। बालक विद्यालय जाता है। बालक विद्यालय जाता है तो यहाँ पे बालक क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा आपका, जाना क्रिया हो जाएगा। और परिभाषा में बताया गया है कि क्रिया जिस स्थान को बताती है उसका फल या प्रभाव जहां पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो क्रिया क्या बता रही है, जाना, यानी कौन कहाँ जा रहा है, विद्यालय, यानी कर्ता बालक जो है विद्यालय जा रहा है, यानी क्रिया बता रही जाया जा रहा है, कहाँ जाया जा रहा है, विद्यालय जाया जा रहा है। ऐसे ही लड़का सेब खाता है तो खाना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी आपकी, और किसके द्वारा खाया जा रहा है, लड़के के द्वारा खाया जा रहा है। और क्या खाया जा रहा है, सेब खाया जा रहा है, यानी यहाँ पे प्रभाव यानी उसका परिणाम, यानी क्या खाया जा रहा है, सेब खाया जा रहा है। तो सेब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, यानी कर्म कारक हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कर्म कारक जानने के उपाय। कर्म कारक जानने के उपाय हम लोग देख लेते हैं। यानी पहला है वाक्य की क्रिया से क्या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह कर्म कहलाता है। उदाहरण, लड़का अलमारी से पुस्तक निकालता है। लड़का जो है अलमारी से पुस्तक निकाल रहा है, तो लड़का हमारा यहाँ हो जाएगा कर्ता और निकालना हो जाएगा हमारा क्रिया। तो यहाँ पे बताया गया कि क्रिया से एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या या किसको निकालना है, तो हम लोग आज को उत्तर प्राप्त होगा क्या, कि पुस्तक निकालना है, यानी पुस्तक यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कर्म कारक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मीना मोहन को घड़ी देती है, यानी मीना हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। देना हो जाएगा हमारा क्रिया हो जाएगी। और क्रिया से हम लोग पूछते हैं किसको या क्या दे रही, तो घड़ी दे रही, घड़ी को दे रही, तो यहाँ पे घड़ी क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा, सॉरी कर्म कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट नोट सेकंड में देखते हैं। वाक्य का कर्ता जहां जाता है वह स्थान कर्म कहलाता है। वाक्य का अगर कोई ऐसा भी वाक्य आ जाए जहां पे कर्ता के जाने की बात हो रही है तो वहां पे कर्म कारक होता है। जैसे लड़का घर जा रहा है, लड़का कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है। लड़की कहाँ जा रही है, मंदिर जा रही है, तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद का मतलब ये है कि कुछ ऐसे शब्द जो वाक्य में पाए जाएं या मिल जाते हैं हम लोगों को, उनको देखते ही हम लोग जान जाएंगे कि ये कर्म कारक है। यानी अपवाद क्या है, अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा, प्रतियोगे, द्वितीया, यानी ये याद रखना है। कौन कौन से वर्ड, दोनों ओर, चारों ओर, समीप, निकट या पास, धिक्कार है। यानी ये वर्ड अगर ये शब्द कहीं भी किसी भी वाक्य में अगर आ जाते हैं तो आपको ये देखते ही बता देना है कि ये यहाँ पे कर्म कारक है, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे दोनों ओर आया, दोनों ओर आया तो लड़का, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, गांव के दोनों ओर, यानी एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, गांव के दोनों ओर नदी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों ओर, दोनों ओर आ गया, यानी देखते ही हम लोग जान जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा है, कर्म कारक है। यानी ये अपवाद है, यानी इन वर्डों, इन शब्द को कहीं भी देखते ही हम लोग जान जाएंगे कि यहाँ पे कर्म कारक है। जैसे चारों ओर की बात करें तो घर के चारों ओर मैदान है, घर के चारों ओर मैदान है, मैदान है।
तो चारों ओर आ गया। तो हम लोग को देखते ही पहचान लेना है कि यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। यानी जहां पे भी दोनों ओर, चारों ओर, समीप, निकट या पास, धिक्कार है, इस तरह के वर्ड या शब्द कहीं भी मिल जाए तो हम लोग जान जाएंगे कि यहाँ पे कर्म कारक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका करण कारक है। 1 मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट आपका करण कारक हो जाएगा। तो करण कारक आइए देखते हैं। नेक्स्ट आपका करण कारक हो जाएगा। तो करण कारक में हम लोग जानते हैं, करण कारक इसका विभक्ति चिन्ह आपका से के द्वारा, और इसको तृतीय विभक्ति भी बोलते हैं। तृतीय विभक्ति यानी किसी भी वाक्य में जिस माध्यम से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण से देखते हैं। साइकिल यानी लड़का साइकिल से विद्यालय जाता है। तो लड़का यहाँ पे क्या है, कर्ता, जाना हो गई क्रिया। बस हम लोग कर्ता और क्रिया के बारे में जान लें तो आगे हम लोग अपने आप जान जाएंगे। अगर परिभाषा याद है, किसी भी वाक्य में जिस माध्यम से क्रिया होती है, यानी क्रिया यानी जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, संपन्न होती है उसे, यानी जिस माध्यम से जाया जा रहा है, तो कहां किसके द्वारा जाया जा रहा है, साइकिल से जाया जा रहा है, यानी द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करण कारक हो जाएगा आपको। ठीक है, यहां तक समझ आएगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहलिया बाण से पक्षी मारता है। यानी बहलिया आपका कर्ता हो जाएगा, मारना आपका क्रिया हो जाएगा, और क्रिया जिसके द्वारा संपन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। यानी मारा जा रहा है किसके द्वारा, बाण से मारा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका करण कारक हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अपवाद है। अपवाद इसमें क्या है, अपवाद एनांग विकारा तृतीया। अच्छा, नोट की बात करते हैं। वाक्य की क्रिया से किसके द्वारा प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है हमें, वहां पे करण कारक होता है। यानी अगर वाक्य में कोई भी क्रिया दी है, उसको उससे हम लोग प्रश्न करेंगे किसके द्वारा, है ना, तो वहां पे हमें उत्तर जो मिलता है वहां पे करण कारक। जैसे मोहन साइकिल से घर जाता है, तो जाना हमारी क्रिया हो गई, क्रिया से पूछते हैं किसके द्वारा, तो साइकिल के द्वारा, तो यहाँ पे करण कारक हो जाए। और करण कारक का चिन्ह क्या होता है, के द्वारा या से। ठीक है, और अपवाद यहाँ पे हो जाएगा क्या, एनांग विकारा द्वितीया। यानी एनांग विकारा को अगर हम लोग तोड़े, एन प्लस अंग प्लस विकारा। ठीक है, यानी एन मतलब जिस, शरीर का भाग, विकार या दोष, यानी जहां पे ये शब्द, जिस वाक्य में ये शब्द पाए जाते हैं वहां पे आपका क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, तो यानी शरीर के जिस भी अंग में विकार या दोष होता है वहां पे तृतीया विभक्त होती है। एग्जाम्पल की बात करें, साधु सर से गंजा है, यानी उसके शरीर में विकार है, तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं। भिखारी पैर से लंगड़ा है, यानी पैर से लंगड़ा है, यानी शरीर में जहां भी विकार की बात आ जाए वहां पे हमारी तृतीया विभक्त होती है, यानी करण कारक होता है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक, और इसके चिन्ह क्या है, को के लिए। ठीक है, तो वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए कुछ करता है वहां पे संप्रदान कारक होता है। जैसे माँ बच्चे को मिठाई देती है, यानी कर्ता जो है माँ है हमारी, और मिठाई दे रही है, यानी देना क्या है, क्रिया, देना क्या है, क्रिया, और माँ यानी कर्ता है। तो यहाँ पे परिभाषा क्या है, वाक्य में कर्ता, कर्ता माँ है, जिसे कुछ देती है अथवा जिसके लिए कुछ करता है, वहां पे क्या होता है, संप्रदान। यानी माँ बच्चे को मिठाई दे रही है,
यानी बच्चे को मिठाई दे रही है, यहाँ पे को भी चिन्ह आ गया है तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, यानी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, यानी बच्चे के लिए माँ मिठाई दे रही, बच्चे को मिठाई दे रही है। ठीक है, ऐसे ही अगला एग्जांपल देखते हैं, राधा ने कृष्ण के लिए अवतार लिया, यानी राधा ने, कर्ता और क्रिया से की बात हो रही है, अवतार लिया किसने, राधा ने, और किसके लिए अवतार लिया, कृष्ण के लिए अवतार लिया, कृष्ण के लिए अवतार लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, चतुर्थी विभक्त हो जाएगी, यानी जहां भी कर्ता कुछ देता है या जिसके किसी दूसरे के लिए कुछ करता है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, संप्रदान कारक हो जाता है। अपवाद की बात करें तो अपवाद हो जाएगा आपका जहां भी वाक्य में नमस्कार, कल्याण हो, अर्पित हो, पितरों के लिए, ये शब्द मिल जाए वहां पे हमारा चतुर्थी विभक्त होगा। जैसे नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा, यानी नमस्कार, किसी भी वाक्य में नमस्कार आ जाए, कल्याण हो आ जाए, अर्पित आ जाए, पितरों के लिए आ जाए, तो वहां पे हमारी चतुर्थी विभक्त होती है। जैसे कि गणेश जी को नमस्कार है, उदाहरण की बात करें तो गणेश जी को नमस्कार है, नमस्कार आ गया तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्त हो जाएगी। आपका कल्याण हो तो कल्याण आ गया, वहां पे चतुर्थी विभक्त आ जाएगी। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति इसको अपादान कारक भी बोलते हैं और इसके चिन्ह होते हैं से और से अलग। सबसे सरल होता है ये पंचमी विभक्ति, और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। परिभाषा देख लेते हैं, जहां किसी व्यक्ति वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वहां पे पंचमी विभक्त होती है। यानी उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ एक वस्तु है और पत्ता दूसरी वस्तु है। यानी पेड़ से पत्ता गिर रहा है और गिर रहा है तो यहाँ पे अलगाव की स्थिति हो रही है, यानी पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, ये ध्यान रखना है से। ठीक है, ऐसे ही बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली छत से कूदी, तो बिल्ली एक वस्तु है, छत दूसरी वस्तु है। कूदना यानी अलगाव की स्थिति पैदा कर रहा है, बिल्ली छत से कूद रही है तो पंचमी विभक्ति हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं, अपवाद की बात करते हैं तो जहां पे डर का अर्थ आए और जिससे वो डर रहा हो वहां पे पंचमी विभक्ति होती है। जैसे बालक कुत्ते से डरता है, तो बालक कुत्ते से डर रहा है तो कुत्ते में क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। यानी डरने का जहां भी भाव आ जाए वहां पे पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो को प्ले करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है AK एकेडमी। थैंक यू। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।